जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के जियोग्राफी के चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 में होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉलम कॉपी लेकर बैठेंगे और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आप लोग उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वे सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे जो परीक्षा में आने वाले संभावित है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? मेरे प्यारे बच्चों, सुपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा उत्तराखंड। अब उसको नोट कर लीजिएगा, सुपानी कृषि उत्तराखंड में होती है। दूसरा क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा चूना पत्थर। आप देखो सही कर लीजिएगा, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। देखते वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से लौह उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह कर्नाटक। आप सभी बच्चे इसको सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा। देखते वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लोहा को खनिजों की जननी उद्योग की जननी माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा को उद्योग की जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से अभ्रक एक अधात्विक खनिज होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह अधात्विक खनिज है। देखते वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो क्वेश्चन है मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह लगभग 100 प्रकार के। देखते हैं अगला क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है, चौरक का संबंध किस देश से था? तो मेरे प्यारे बच्चों, चौरक का संबंध हमारे भारत से था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह भारत से। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? तो डिगबोई असम में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखते वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान पहले तीसरा था, लेकिन अब मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दूसरा। यदि पूछे कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान किस देश का है? तो वह है अफ्रीका का है। अफ्रीका का सबसे पहला नंबर स्थान है। 2 नंबर पे है भारत, जो पहले 3 नंबर पर था। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से राजस्थान में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह राजस्थान। राजस्थान में केवल मरुस्थलीय मृदा का अधिकतम विस्तार है। देखते वाला क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी बंदरगाहों में से विशाखापट्टनम से लोहे का बंदर निर्यात किया जाता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम जो है ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पूछता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, आपको याद रखेगा। यदि पूछे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखते अगला क्वेश्चन, यदि पूछे कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में। आप लोगों को याद रखेगा आंध्र प्रदेश में है। देखते अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह रेगुड़ मिट्टी। इस काली मिट्टी का एक और नाम है जिसका नाम जिसको हम कहते हैं कपासिया मिट्टी। कपासिया मिट्टी भी इसका नाम है। तो आप लोग याद रखिएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी और कपासिया मिट्टी, क्योंकि कपास की खेती सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है, इसलिए इस मिट्टी को कपासिया मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। आप लोग इसको याद रखिएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका उपयोग हाथ टूटने पर हाथ का प्लास्टर करने में होता है, आप लोग जानते भी होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। इनमें से उड़ीसा सबसे अधिक उत्पादक राज्य है मैग्नीज का। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा मैग्नीज का। उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। आप लोग इसको किसी कॉपी में लिख कर नोट कर लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। ऐसे देखिएगा वीडियो फिर भूल जाइएगा, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और इसको सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते चलिएगा। भारत में तांबा का कुल भंडार है 125 करोड़ टन, जो आपकी सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बॉक्साइट का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से हमको देखना है कि किसमें लोह मतलब लोहा का मात्रा पाया जाता है। इन सभी ऑप्शनों में से जो मैग्नीज है वह एक लौह युक्त खनिज है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन से है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा एड्रीन। एड्रीन के छिड़काव से मेढक की प्रजनन क्षमता में कमी आती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी देश के समुद्री तट से 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र किसी भी देश के राष्ट्रीय संपत्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 19.2। 19.2 क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 19.2। समुद्री क्षेत्र से 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वह किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा टंगस्टन। आप इसको याद रखिएगा, बिजली के बल्ब बनाने में जो किसका उपयोग होता है, किस फिलामेंट का उपयोग होता है, तो टंगस्टन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वनस वन वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का कुल विस्तार है 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहले का आंकड़ा है, अभी के आंकड़ा में कुछ बदल गया होगा, लेकिन वो आपसे एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। तब कितना है 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत जो है लोहा में सुसंपन्न है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा लोहा में। आप लोग याद रहेगा, भारत किस खनिज में सुसंपन्न है, तो क्या है, किस में है, लोहा में सुसंपन्न है। यानी कि भारत में कौन सा खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो लोहा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि काली मिट्टी में जो होता है, क्या होता है कि कपास की खेती होती है, इसलिए काली मिट्टी को हम लोग कपासीय मिट्टी बोलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की सर्वाधिक खेती होती है, इसलिए काली मिट्टी को हम लोग कपासीय मिट्टी भी बोलते हैं। आप लोग उसका याद रखेगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम कपासीय मिट्टी भी है और रेगुड़ी मिट्टी भी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड का जो कोडरमा है वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ऐसे होगा अभ्रक के लिए। झारखंड का जो कोडरमा है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रहेगा, अभ्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। और कोडरमा कहाँ है, तो झारखंड में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से होगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा पूछे कहाँ है, तो जादूगोड़ा है झारखंड में। आप लोग याद रखिएगा, जादूगोड़ा झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा मैग्नीज का। उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आप उसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? जो संविधान की धारा जो 21 है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार झारखंड में देश के कुल अभ्रक का 80% उत्पादन होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा 80%। आप लोग इसका याद रखिएगा 80%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक ऊर्जा का मतलब होता है परंपरागत ऊर्जा, यानी कि वह ऊर्जा जिसका पुराने समय से प्राचीन समय से उसका उपयोग नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन होगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का उपयोग पुराने समय से नहीं होता है। पुराने समय से उपयोग होने वाला जो ऊर्जा है वह कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जबकि विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम आजकल के आधुनिक समय में तकनीकी सहायता से करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह विद्युत, यह प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों भारत के गोंडवाना समूह में भारत के गोंडवाना समूह में क्या होता है? कोयला पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह गोंडवाना समूह में। आप लोग याद रखिएगा भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी मिट्टी में से जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से होगा जलोढ़ मिट्टी। मेरे प्यारे बच्चे ये पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी ही होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों गोवा के संगयुम में लौह खनिज पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा लोहा। अब लोग याद रखिएगा गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। देखते अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यदि वीडियो स्पीड है अगर ज़्यादा स्पीड है ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा। देखते अगला क्वेश्चन है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे बच्चों जो बादाम पहाड़ है वह मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए। याद रहेगा जो बादाम पहाड़ है और मैग्नीज उत्पादन के लिए नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों बादाम पहाड़ है लौह अयस्क के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा लौह अयस्क के लिए। अब इसको याद रखेगा लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा मध्य प्रदेश में। वन क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। यदि पूछे सर्वाधिक घना वन कहाँ पाता है, सर्वाधिक मात्रा में वन कहाँ पाती है, वह होता है मिजोरम में पाती है। मिजोरम में अब याद रखिएगा मिजोरम में पाई जाती है और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से है मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत हमारा विद्युत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी से जाएगा विद्युत, यह एक गैर पारंपरिक स्रोत है। देखते अगला क्वेश्चन है इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों इनमें से जो तमिलनाडु है उसमें मैग्नीज का उत्पादक नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि बड़े से क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा नीला ग्रह। आप याद रखिएगा नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? मेरे प्यारे बच्चों ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ
खंभात की खाड़ी में पाई है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खंभात की खाड़ी में आप लोग भारत का नक्शा आप लोग ऐसे देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो जो यहाँ पर देख रहे हैं यही जो है खंभात की खाड़ी है, आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर है सही जगह तुंगभद्रा, आप याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चों डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा संसाधन के विदोहन से। अगला क्वेश्चन है काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों काला लोहा कहा जाता है मैग्नेटाइट को, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा मैग्नेटाइट को। मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटाइट को काला लोहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मैग्नेटाइट में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो याद रहेगा कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किस लोहा में पाई जाती है? तो हेमेट मैग्नेट में पाई जाती है, इसलिए इसे हम काला लोहा के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक कार्बन पाए जाने के कारण इसमें चुंबकीय गुण भी इसमें सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे सभी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बढ़ते हम लोग आए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी खनिजों में से भारत जो है गंधक का निर्यात नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा गंधक का, आप लोग याद रखिएगा। भारत किस खनिज का निर्यात नहीं करता है? तो गंधक का निर्यात कहीं भी नहीं करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा झारखंड। और याद रखिएगा झारखंड में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों इन सभी बंदरगाहों में से मैग्नीज का निर्यात मंगलौर से नहीं किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा मंगलौर से। याद रखिएगा मंगलौर से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टक्सोल का उपयोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों टक्सोल का उपयोग कैंसर की दवा बनाने में होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा टक्सोल का उपयोग कैंसर की दवा बनाने में होता है। आप लोग याद रखिएगा टक्सोल एक पेड़ है जिसके छाल से टक्सोल एक रसायन है, तो टक्सोल का उपयोग होता है कैंसर की दवा बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कुल कितना उत्पादन हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कुल उत्पादन 15.5 लाख टन हुआ था, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा 15.5 लाख टन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी कोयला के प्रकारों में से सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा सर्वोच्चतम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों देश में मैग्नीज का कुल भंडार हमारा 1670 लाख टन है। आप लोग उसको याद रखिएगा नोट कर लीजिएगा देश में मैग्नीज का कुल भंडार 1670 लाख टन है, और ऑप्शन नंबर सी सही है 1670 लाख टन। अगला क्वेश्चन है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो भी ऑप्शन दिया है सारा ऑप्शन गलती दिया है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं, मैंने यानी कि मेरे प्यारे बच्चे बोला है कि विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का केवल भारत में कितना जनसंख्या निवास करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों 2021 की जनगणना के हिसाब से पूछे तो अभी हो जाएगा 17.7% करती है, और 2011 से पूछे तो 17.5% है। तब याद रहेगा 17 अगर अभी पूछे तो 17.7% मार दीजिएगा अगर ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन में 17.7 नहीं होगा तो 2011 के हिसाब से मारिएगा 17.5%। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो मेरे प्यारे बच्चों कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। मेरे प्यारे बच्चों को याद रहेगा कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि वैसा संसाधन जिसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं उसे हम अनवीकरणीय कहते हैं, और वैसा संसाधन जिसका उपयोग दोबारा हम कर सकते हैं उसे हम
नवीकरणीय कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, कोयला को जलाने के बाद हम इसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असम में। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असम में। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सौर ऊर्जा है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुनः पूर्ति योग्य। इसी को बोलिए नवीकरणीय संसाधन, इसी को बोलेंगे मेरे बच्चों नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे इसको। अब याद रखिएगा, इसी को हम लोग पुनः पूर्ति योग्य भी कहते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। देखते वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, 200 किलोमीटर, इसमें 200 नॉटिकल मील दिया है, आप लोग याद रखिएगा 200 नॉटिकल मील। तो किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर यानी कि 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वह उस देश का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र माना जाता है। देखते अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, अनवीकरणीय, क्योंकि पेट्रोलियम का उपयोग एक बार करने के बाद हम दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, बरौनी। यह क्या है, ताप विद्युत केंद्र का एक उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा, अधिक सिंचाई। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह मुख्य बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है। बार बार पूछता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो सबसे अधिक मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो मेरे प्यारे बच्चों, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कुल 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में अभी तक लगभग कुल 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी से है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का। इसका मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंकड़ा चेंज होते रहता है, तब लगेगा ये पुराना आंकड़ा है। 13 करोड़ हेक्टेयर जो आंकड़ा आपको बता रहे हैं हम, यह पुराना आंकड़ा है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग इसको याद रखिएगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछता है, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। मेरे प्यारे बच्चों, देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मंदिर कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पंडित नेहरू, ऐसी को बोलते हैं हम लोग, चाचा नेहरू, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। तो आप याद रखेगा, देश के मंदिर को देश के बांधों को मंदिर कहने वाले व्यक्ति कौन है, तो पंडित नेहरू है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, सतलज नदी पर। मेरे प्यारे बच्चे याद रहेगा, जो भाखड़ा नांगल सब परियोजना है किस नदी पर है, तो यह है सतलज नदी पर है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल जल का लगभग 96.5% जल जो है वह महासागरों में निहित है। आप लोग याद रखेगा, कुल जल का 96.5% जल महासागरों में निहित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखते अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा, आर्सेनिक का। आप लोगों को इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और इसको याद करते जाइएगा, आर्सेनिक का।
अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? मेरे प्यारे बच्चों, यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है यह, कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राणियों में कुल 65% जल की मात्रा होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा 65%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक जो खनिज है वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक जो गैस है वो किसके पाया जाता है, साथ पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पेट्रोलियम के साथ। आप सब याद रहेगा, यह बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और कुछ संभावित क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो संभावित है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आप लोग नोट करिए, जरूर करिएगा कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ मिलता है? तो वह पेट्रोलियम के साथ मिलता है। जहाँ जहाँ पेट्रोलियम मिलेगा, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन होगा, वहीं पर ही प्राकृतिक गैस का उत्पादन होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सोन नदी घाटी जो परियोजना है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से होगा सोन नदी घाटी परियोजना। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग याद रहेगा, जो सोन नदी घाटी परियोजना है बिहार की सर्व प्रमुख नदी घाटी परियोजना, आप लोग इसको याद रहेगा। यदि पूछे उत्तरी दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है, तो वो हो जाएगी हमारी कोसी हो जाएगी। तो आप लोग इसको याद रहेगा, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है। मेरे प्यारे बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर तारापुर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह तारापुर। यह एशिया का सबसे बड़ा विद्युत घर है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसे याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर कौन सा है? तो तारापुर है। तारापुर कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तारापुर महाराष्ट्र में है, आप लोग याद रखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में 2001 में कुल 20.55 था, लेकिन 20.60 दिया इसमें। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में 2001 में कुल भौगोलिक क्षेत्रों में 20.55 भौगोलिक क्षेत्रों में था, वनों का विस्तार था। तो 20.55 कहीं नहीं दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से इससे मिलता जुलता जो दिया है 20.60 दिया है, तो हम लोग डी नंबर को सही कर देंगे 20.60। मेरे प्यारे बच्चों, यदि एग्जाम में 20.55 नहीं दिया हो तो आप लोग 20.60 को आप लोग आंसर आप सही मार सकते हैं। यदि यह दिया है आप लोग इसी को मारना है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कुल 3 वर्गों में बांटा गया है, तो उसको याद रखिएगा, कुल 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है आरक्षित वन होता है, आरक्षित वन पहला होता है, आरक्षित वन होता है। दूसरा वन होता है संरक्षित वन होता है मेरे प्यारे बच्चों, संरक्षित वन होता है, आप याद रखिएगा, संरक्षित वन होता है। तीसरा वन होता है अवर्गीकृत होता है मेरे प्यारे बच्चों, अवर्गीकृत होता है, आप लोग इसको याद रहेगा। तीसरा होता है अवर्गीकृत। तो यह 3 वनों का प्रकार होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सभी से कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से डॉल्फिन ही एक ऐसी जीव है जो केवल भारत में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डॉल्फिन क्या है? एक मछली होती है जो केवल क्या पाती है, केवल यह भारत में ही पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी में से जो हेमेटाइट है एक लोहा का प्रकार होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह एक लोहा का प्रकार है, आप लोग याद रखिएगा, हेमेटाइट एक लोहा का प्रकार होता है, जबकि बिटुमिनस कोयला का प्रकार है और एंथ्रासाइट भी एक कोयला का प्रकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो छत्तीसगढ़ है भारत का, इनमें से ऑप्शन नहीं दिया है मेरे प्यारे बच्चों, जबकि ऑप्शन होना चाहिए 22.80 होना चाहिए, तो इसमें नहीं दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके आसपास का जो ऑप्शन होगा हम इसको मार सकते हैं,
मेरे प्यारे बच्चों इसमें से हम लोग 20 मार सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हम इसको सही कर सकते हैं 20। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 टन इस्पात बनाने में कुल 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रहेगा 1 टन इस्पात बनाने में, मेरे प्यारे बच्चों इस्पात का मतलब होता है स्टील, आप लोग याद रहेगा इस्पात का मतलब होता है स्टील। तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उत्पादन होता है, तब उपयोग होता है, तब इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों भारत के तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, तो आप लोग याद रहेगा तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, इसको याद रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह महाराष्ट्र में है, आप लोग याद रखिएगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी ऊर्जा स्रोतों में से जो कोयला है वह एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चों कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि कोयला का उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है मेरे प्यारे बच्चों 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। तो मेरा ऑप्शन नंबर एस हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पहले, आप लोग याद रखिएगा 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। देखते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मुंबई हाई है वह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा मेरे प्यारे बच्चों। मुंबई हाई जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों यदि पूछे मुंबई हाई कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुंबई हाई मेरे प्यारे बच्चों यह अरब सागर में, अप्लाई देखा अरब सागर में कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो अरब सागर में मुंबई हाई कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई हाई अरब सागर में है। मेरे प्यारे बच्चों यदि पूछिए मुंबई हाई क्षेत्र जहाँ से तेल का उत्पादन, तेल जहाँ से तेल निकला जाता है वह मुंबई शहर से कितने किलोमीटर समुद्र में है। मेरे प्यारे बच्चों यह 176 किलोमीटर क्या है अंदर समुद्र में, कहाँ से है, तो मुंबई शहर से यह 176 किलोमीटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यह अंदर समुद्र में स्थित है मुंबई हाई क्षेत्र जहाँ से तेल निकल आता है। और पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों मुंबई हाई कहाँ है, किस सागर में, तो यह अरब सागर में मेरे प्यारे बच्चों। किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देखे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तब वो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आप पहले छोड़ा जाए उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।